मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अमूमन ब्लेम किया जाता है ख़ातीन को, तो उसके पीछे क्या मर्दों का भी हाथ होता है? कि मिसकैरेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को। बेसिकली ये होता है कि जब आपका स्पर्म बन रहा होता है बॉडी के अंदर, तो फिर उसको आपने जब ट्रांसफ़र करना होता है तो अगर सही तरीके से उसकी थ्रो प्रॉपर उस जगह जाता है, अगर 70% औरत इन्वॉल्व है तो 70% ही मर्द है, 30% इसके बाकी। हेल्दी बेबी के लिए व्हाट इज़ द राइट एज मेन वीमेन? मर्द की अगर बात करें तो 45 ईयर्स तक वो एक्टिव होता है। फीमेल की बात करें तो 22 से लेकर 38 ईयर्स तक जो है। इस एज में आप बेबी को, हेल्दी बेबी को ग्रोथ देना, उसको रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पे स्पर्म भी एक्टिव है, वहाँ पे आगे जो है वो उसकी बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर वो जो आपका एग है वो भी एक्टिव है। अब आपने इसकी थ्रो ऐसे फेंकनी है कि वो दोनों आपस में मिल जाए। आपके पिनल एरिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको एक्टिवेशन ही नहीं होती, शहवत ही नहीं आती, तो फिर थ्रो कैसे जाएगी? इंडो पाक में हम देखते हैं कि स्पर्म क्वालिटी जो है जैसे जैसे ग्रेजुअली एज इंक्रीज हो रही है, स्पर्म क्वालिटी डाउन हो रही है। हार्मोनल हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का मर्द के अंदर जो है वो उसका लो होना, इसके पीछे कई काजेज होती हैं कि अगर आप एडिक्ट हैं, स्मोकिंग करते हैं, डे बाय डे आपकी वेसल्स एक्टिविटी कम हो जाती है। इस पिनस में जैसे ही आपने अपने पार्टनर्स के साथ मेल जोल शुरू किया, आपने वहाँ पे मौज मस्ती करने का कोई प्रोग्राम बनाया, आप उनके करीब चले गए, तो ये एक्टिवेशन स्टेट हो गई। अब जैसे आप उनके करीब जाने लगे या आपकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो ये एक्टिवेशन डाउन होना शुरू। जब आपकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो शहवत रिवर्स होना शुरू हो गई, यानी आपका पिनस जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, टेढ़ा होना शुरू हो गया, लटक। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर रमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सेहत बैठक पॉडकास्ट में डॉक्टर रमाडा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ उस मौजू पर, उस मुद्दे पर बात अमूमन नहीं की जाती। इंडो पाक में इस मौजू को उस तरह से सही समझा नहीं जाता। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं, सेक्स स्पेशलिस्ट भी हैं, और जनाब बहुत सारी ऐसी मिथ्स को भी टैकल करते हैं। और इनकी खासा जो वास्ट एक्सपीरियंस है, साथ साथ जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर चुके हैं। और इनकी सारी एक्सपर्टीज़ को हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इनफर्टिलिटी है ये किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रही है, ख़ानदानों को तबाह कर रही है। और साथ साथ जनाब बहुत सारा हम ये भी सुनते हैं कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अमूमन ब्लेम किया जाता है ख़ातीन को, तो उसके पीछे क्या मर्दों का भी हाथ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया और इतने स्पेशल टॉपिक के ऊपर बोलने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, आप खासा इस मौजू को बाकी टीवी चैनल्स पे भी डिस्कस करते हैं, तो आज हमने भी चाहा कि पाकिस्तान, इंडिया की पॉपुलेशन स्पेशली जो इंडो पाक रीजन है वो इससे बहुत मुतासिर है। पिछली चंद दहाइयों से भी हम देखते हैं। पहला जो सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि मिसकैरेजेस जब हम देखते हैं ख़ातीन में, तो ज़्यादा जो मेनली जो ब्लेम किया जाता है वो वीमेन को किया जाता है, औरत को किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसके पीछे जो वजह जो है वो डिपेंड ऑन मैन स्पर्म, मैन जो स्पर्म्स काउंट है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। तो क्या समझते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, और हमारे यहाँ ख़वातीन को इतना ज़्यादा क्यों ब्लेम किया जाता है इस मामले में स्पेशली? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैडा कि आपने इतना यूनिक और इंटीक किस्म का टॉपिक जो है वो चूज़ किया, जिस पर अमूमन मैंने देखा है कि लोग बोलते हुए शर्माते हैं। कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आती हैं कि वो बात करते हुए जो है ना उसको गोल मटोल करते हैं, बात को प्रॉपर खोलते नहीं हैं। आज जैसे कि आपने ये पूछा कि मिसकैरेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को, तो मैं बीइंग ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमने डेली अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखते हैं कि इस तरह के बेशुमार केसेस रिपोर्ट होते हैं, और लोग जब आते हैं तो उनके हाथ में एक स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया होता है, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो मिसकैरेज बार बार होता है। तो हम जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल लेते हैं, तो पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है, पार्टनर है, या उसके साथ जो रहता है, तो सेक्स पार्टनर जो है वो बेसिकली उसके स्पर्म काउंट के अंदर मसला है, या उसके कोई एजोस्पर्मिया का केसेस हैं, या स्पर्म की एक्टिवेशन उस तरह से नहीं है। बेसिकली ये होता है कि जब आपका स्पर्म बन रहा होता है बॉडी के अंदर, तो फिर उसको आपने जब ट्रांसफ़र करना होता है, तो अगर सही तरीके से उसकी थ्रो प्रॉपर उस जगह पे ना जाए, वहाँ पे जाके प्रॉपर जो है वो साइंसी बेस के ऊपर उस तरह यूटिलाइज हो के, अगर वो मेल फीमेल का उस तरह का रिलेशन डेवलप ना हो, तो इस नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि मिसकैरेजेस होते हैं। और इसमें जितना ब्लेम औरत को किया जाता है, अगर 70% औरत इन्वॉल्व है तो 70% ही मर्द है, 30% इसके बाकी काजेज़ होते हैं जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कह सकते हैं।
न्यूट्रिशन वैल्यू को या बाकी हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये रोशनी डालें कि ये जो मामला है, ज़्यादातर तो हम ख़वातीन को ही भेजते हैं चेकअप के लिए, मर्द किसके पास जाए? क्योंकि मर्दों का भी तो एक ज़ाहिर बात है, एक प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर आपका निज़ाम है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं कि मर्दों के लिए भी स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए? नॉर्मली तो पाकिस्तान में, इंडिया में यूरोलॉजिस्ट के पास विज़िट किया जाता है। एक टर्म है एंड्रोलॉजिस्ट, तो क्या इसको स्पेशलिस्ट जो है एंड्रोलॉजिस्ट देखता है या कोई और भी डॉक्टर इसको ट्रीट कर सकता जी, बेसिकली ऐसा है कि फ़र्स्ट तो आपका फिजिशियन जो होता है ना, जो आपका फैमिली फिजिशियन होता है, जीपी होता है, तो फर्स्ट स्टेज पे तो उसी ने ही आपको फ़िल्टर करना होता है। है? ठीक। जब भी आप अपने किसी भी रिलायबल डॉक्टर के पास जाएं, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो, जीपी हो, या जिसको आप दिखा रहे हों, उसको जाके आप अपनी हिस्ट्री बताएं कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं और इसके साथ मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। फिर वो आपकी फ़िल्ट्रेशन करेगा। फ़िल्ट्रेशन में ये होता है कि फिर वो देखता है कि ये केस किसका बनता है, यूरोलॉजिस्ट का बनता है, नेफ्रोलॉजिस्ट का बनता है, एंडियोकॉर्नियोलॉजिस्ट का बनता है, या ये मेल गायनोकोलॉजिस्ट का बनता है, या साइकोलॉजिस्ट का बनता है। चूँकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी आती है या पेशेंट को इस कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट होता है, तो हम उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आपके जीपी लेवल पे ही टाइटल हो जाती हैं, और बहुत कोई स्पेसिफिक 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिनको रेफ़र करना पड़ता है, वरना आपका जो फिजिशियन और जीपी होता है वही इसको बेहतर ट्रीट करता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मर्द की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्या 3 जो निशानियां हैं, क्या 3 जो मिस्टेक्स हैं रिलेटेड टू द पेनिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या समझते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादातर ये मसला है कि जिसको ये मसला होता भी है ना, वो बताता नहीं है। हमें खुद ही उसको डायग्नोज करना पड़ता है। उसकी फैमिलीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि पेशेंट को ये मसला होता भी है, ईडी जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, या शहवत का कम आना, या इसके अलावा उनको कोई भी ऐसे मेल जोल के अंदर प्रॉब्लम आना, जैसे आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की, तो लोग ये समझते हैं कि सारे का सारा जितना भी कसूर है वो फीमेल्स के अंदर है, मेल में इसका कोई ऐसा कनेक्ट नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ हम जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री कॉमन होती है। हिस्ट्री के साथ हमने ये देखना होता है कि ये बंदा जो है वो किस तरह का यूज़र है, कोई ड्रग यूज़र है, स्मोकिंग है, या ये एडिक्शन में रहता है, या किसी तरह की कोई ऐसी इसको एडिक्शन है कि नशे के बगैर ये नहीं रह सकता, या इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, या इसके बाकी मामलात क्या हैं। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते या इसके ऊपर आपका फोकस नहीं होता, तो समटाइम हम देखते हैं कि पेशेंट जो है ना तो उस तरह टाइटल होता है, और हमारी कम्युनिटी में भी ये जो मसला है ये दबे का दबा ही रह जाता है। इनफर्टिलिटी, डू यू थिंक कि पाकिस्तान, इंडिया में ये बढ़ रही है या इसका अब डायग्नोज होना शुरू हुआ है? सर, एक होती है इनफर्टिलिटी, एक होती है सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी हम उसको कहते हैं कि जो ट्रीटेबल है, जो आम जिसको हम यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की जाती थी वो बेसिकली इनफर्टिलिटी थी। लेकिन इनफर्टिलिटी वो होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो चुका है, यानी एजोस्पर्मिया स्पर्म बन ही नहीं रहे, वहाँ पे एग नहीं बन रहे, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी है, यानी ये ट्रीटेबल नहीं है, या अगर है भी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। राइट। सब फर्टिलिटी हम ये कहते हैं जो कि पाकिस्तान में तकरीबन अगर हम इस पूरे बर-ए-आज़म एशिया की बात करें तो 70% लोगों में सब फर्टिलिटी है। सब फर्टिलिटी क्या होता है कि आपके स्पर्म सही बन रहे हैं, औरत के एग भी बन रहे हैं, लेकिन उनका आपस में जो मिलाप होना है, जहाँ पे आपने थ्रो फेंकनी है, जिस नाली के थ्रू स्पर्म ने आगे जाना है, वहाँ पे किसी तरह की रुकावट का हो जाना, या आपके स्पर्म का उस तरह उसकी थ्रो का बेहतर ना होना, तो ये बेसिकली जो है वो इनफर्टिलिटी जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। तो ये ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है, इसका इलाज मुमकिन है। हेल्दी बेबी के लिए व्हाट इज़ द राइट एज फॉर मेन वीमेन? सर देखें, हमारे यहाँ एक तो हम ये कहते हैं कम उम्री की शादियाँ जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा ख़राब करती हैं, जैसे कि अंडर 18 ईयर्स। इसी तरह मेल और फीमेल कर लें, तो अगर इसकी हम मेच्योर एज देखें जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तकरीबन 23 ईयर्स से लेके, मर्द की अगर बात करें तो 45 ईयर्स तक वो एक्टिव होता है। फीमेल की बात करें तो 22 से लेकर 38 ईयर्स तक जो है वो उनकी एज लिमिट ऐसी होती है जहाँ पे एग, उनके स्पर्म और उनकी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो कम से कम होते हैं, और उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसी तरह मर्द की जो है वो 22-23 साल की एज से लेके 45 तक, इवन के 50 तक भी कुछ एरियाज़ को अगर हम स्पेसिफाई करें कि वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना किस तरह का है, तो वो 50 तक भी मर्द के अंदर ये कैपेसिटी होती है। लेकिन औरत की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 38-40 ईयर्स तक वो वाइंड अप हो जानी चाहिए, उससे पहले पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है अराउंड 20 to 30 मैक्सिमम होती है, उसके साथ
दूसरा फैक्टर हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकली वो चीज़ मैच्योरिटी नहीं आ रही होती। तो इस एज में साइकोलॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना क्वाइट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से हम बायोलॉजिकल एज कह रहे हैं कि उस एज में मर्द जो है वो भी अपनी पुबर्टी लेवल पे फुल पीक पे होता है, मेल फीमेल भी उसमें उसके ऑर्गन्स भी प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं, हार्मोन्स भी प्रॉपर एक्टिव होते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस एज में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फ्रूटफुली या जो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है अलॉन्ग साइड के साइकोलॉजिकली? जिस तरह से हमारे यहाँ तो एक फैमिली सिस्टम है, डिप्राइवमेंट भी होती है, बहुत सारे फैमिलीज़ जो बहुत सारे कपल्स को ये चीज़ें फेस भी करना पड़ती हैं। तो इस दोनों सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, एज फैक्टर जो है ना वो एक कॉमन फैक्टर है हमारे इस माशरे के अंदर, कि शादी का लेट होना या ये होना कि मर्द जब तक सेटल नहीं हो जाता, इसका बिज़नेस सेटल नहीं हो जाता, तब तक, यानी यहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। वो अपने पाँव पे खड़ा होते होते अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेता है। उसकी वजह ये होती है कि वो बेचारा 25-30 साल की उम्र तक तो ग्रेजुएशन करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, या कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कोई भी किसी भी स्पेशलिटी में, आईटी में चला गया, तो वो 25-26-28 साल की उम्र तक वो जाता है। अब उसके बाद वो पाँव पे स्टैंड होने के लिए 8-10 साल उसको लग जाते हैं। 35-40 साल की उम्र में तो वो बेचारा स्ट्रगल करता रहता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता। लकीली हमने देखा है कि कुछ चंद एक लोग होंगे जो आपको 30-35 की एज में वो सेटल नज़र आएंगे, वरना तो लोग 40-45 में जाके स्टेबल होते हैं। इसी तरह जो फीमेल होती है वो भी ढूंढ रही होती है मुझे स्टेबल बंदा मिले, जिसका बिजनेस भी हो, कारोबार भी हो, हमें खुद कुछ ना करना पड़े, बना बनाया सब कुछ मिले और हम वहीं पे चले जाएं। तो 25-30 साल से ऊपर वो भी निकल जाती है, मर्द भी 30-35 से ऊपर निकल जाता है। तो ये फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, नफ्सियाती इशू आते हैं, क्योंकि जब भी आप मिलाप करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, या आपने अपनी लाइफ को आगे अज़वाजी ज़िंदगी में मुंतकिल करना होता है, या आप बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका मेंटल और स्ट्रेस लेवल का लो होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, फिर उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, फिर साथ साथ आपकी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ, ये अगर ठीक नहीं होगी तो आपकी लाइफ भी आगे ठीक नहीं चलेगी और आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं 40 अराउंड 30 प्लस एज में आपकी लिबिडो पावर भी उस तरह से नहीं हो पाती, आपका स्पर्म क्वालिटी डाउन हो जाती है, आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर साथ ही हम साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें देखते हैं, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली भी वो सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो क्या इस एज में आप बेबी को, हेल्दी बेबी को ग्रोथ देना, उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करते हुए लेकर चलना खासा डिफ़िकल्ट नहीं है? अगर हम पंजाबी में देखें तो हमें ये कहा जाता है, जो गलेल होती है ना, गलेल, उसमें जब कोई चीज़ डाल के तो जितना ज़ोर से खींच के निशाना लगाएंगे ना, तो उतनी उसकी थ्रो भी अच्छी होगी और उसकी हिट भी सही लगेगी। इसी तरह जो मर्द होता है ना, जब वो 25-26 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो वो एक जवानी के अरूज पे होता है। फिर जब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि 25 से लेकर 30 के दरमियान वो मेच्योरिटी भी उसमें में आना शुरू हो जाती है, लड़कपन उसका ख़त्म हो चुका होता है। तो इस मेच्योरिटी के दौरान में वो सेक्सुअल मेच्योर भी हो चुका होता है। और फीमेल भी अगर इसी एज के दौरान में शादी हो जाए तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे एग की पावर, स्पर्म जो होती है, एग की पावर उसी तरह एक्टिवेट होती है जिस तरह मर्द के अंदर जो है वो स्पर्म की ताकत एक्टिवेट होती है। अब यहाँ पे स्पर्म भी एक्टिव है, वहाँ पे आगे जो है वो उसकी बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर वो जो आपका एग है वो भी एक्टिव है। अब आपने इसकी थ्रो ऐसे फेंकनी है कि वो दोनों आपस में मिल जाएं, उनका आपस में मिलाप हो जाएगा, तो आपको किसी तरह की इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी इस थ्रो को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी आपकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल तो है ही है, बायोलॉजिकल होगी तो थ्रो का आगे सीन चलेगा ना। सम टाइम अगर आपको इंजरी है, पेल्विक मसल में इंजरी है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या इसके अलावा आपके पिनल एरिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको एक्टिवेशन ही नहीं होती, शहवत नहीं आती, तो फिर थ्रो कैसे जाएगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका थ्रो का एक्टिव होना, फिर उस एक्टिव गलेल के अंदर उस जाके प्रॉपर तरीके के ऊपर निशाना लगाना ताकि सही जो स्पर्म है वो सही एग के साथ जाके मिले, तो वो आपकी बच्चादानी में भी प्रॉपर तरीके पे सेव हो जाए और आपके जो इश्यूज़ आने हैं, कॉम्प्लिकेशंस आनी है, वो कम से कम हो और आप एक मैच्योर लाइफ में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। इंडो पाक में हम देखते हैं कि स्पर्म क्वालिटी जो है, जैसे जैसे ग्रेजुअली एज इंक्रीज़ हो रही है, आपकी स्पर्म क्वालिटी डाउन हो रही है। अराउंड 1100 जो सैम्पल साइज़ है, एक इंडियन रिसर्च है, उसमें कहते हैं कि 26% इन मैन कि दे हैव लो अर्ज फॉर द सेक्सुअल डिज़ायर। ठीक। तो ये जब हम ये देख रहे हैं रेशो जैसे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो क्या समझते हैं कि किन हार्मोन्स को हमने रेगुलेट करना है फॉर द लिबिडो, जो डिज़ायर है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स, और उसमें डाइट का क्या रोल होता है?
देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है, बायोलॉजिकल, फिज़ियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे ऐसे निज़ाम हैं आपकी बॉडी के अंदर कि इनका चलना है तो आपकी बॉडी ने सही चलना है। हार्मोनल एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हार्मोनल हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का मर्द के अंदर जो है वो उसका लो होना, इसके पीछे कई काजेज़ होती हैं कि अगर आप एडिक्ट हैं, स्मोकिंग करते हैं, डे बाय डे आपकी वेसल्स एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मसला आता है। इसी तरह आपके ब्लड के अंदर हम देखते हैं क्लॉट्स बनना शुरू हो गए। आपको HIV है, आपको CLD है यानी आपको क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, CKD है, क्रोनिक किडनी पेशेंट हैं, आप IHD+ यानी हार्ट पेशेंट हैं, HTN+ अगर आपको हाइपरटेंसिव है, DM है प्लस है यानी आपको डायबिटिक मिलिटेंस हैं। तो ये वो बीमारियां, या आपको वेरिकोजल वेन का कोई मसला है जिसको हम वेरिकोज कहते हैं यहाँ पे, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, या आपकी बॉडी में ओवरऑल न्यूरोपैथी है, या आपकी नींद पूरी नहीं होती। ये सारे वो मसाइल हैं जो आपकी हार्मोनल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं और सारी आपका फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सही नहीं होगी, आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, दिमाग को आपके प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा, आपकी हार्मोनल एक्टिविटी डाउन रहेगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा और आपकी एक्टिवेशन यानी इरेक्टाइल और शहवत जो है वो कम होती जाएगी। अगर आपके स्पर्म पूरे भी हैं और आपको शहवत प्रॉपर नहीं आ रही, यानी आपकी थ्रो नहीं बन रही, जैसे मैंने आपको गलेल की मिसाल दी कि अगर वो आपका निशाना सही जगह पे नहीं लगेगा, स्पर्म भी पूरे हों लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, शहवत नहीं आ रही प्रॉपर, थ्रो आपकी ठीक नहीं है, तो वो आपका सारे का सारा मामला जो है वो ख़राब है। तो इसके लिए आपको अपनी हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोनल प्रोफाइल टेस्टिंग भी होती है, वो भी आप करवा सकते हैं। और आपने अपनी एक्टिवेशन को चेक करने के लिए कि मेरा पिनल या मेरा जो नफ्स है वो प्रॉपर तरीके पे एक्टिवेट है या नहीं है, या उसमें कोई डैमेजिंग तो नहीं है, तो इसमें हम पिनल स्कैन भी करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर साहब डाइट का कितना रोल है? थोड़ा सा डाइट के बारे में बताएं कि कौन सी हमें अच्छी जो सेक्युलर हेल्थ है उसके लिए डाइट क्या लेनी चाहिए? सर देखें, अगर हम बात खुल के करें, हर उस तरीके पे बात करें कि जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट है वो उस तरीके पे बात नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जिसमें एक आम लेमैन जो होता है उसको प्रॉपर वो समझ नहीं आती कि ये बात असल में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा कि ED यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शहवत का कम आना या शहवत का आके डाउन हो जाना, हम ये कहते हैं कि जैसे ये मेरी फिंगर है, सेम स्ट्रेट लाइन आपका एक पिनल है, पिनस है। इस पिनस में जैसे ही आपने अपने पार्टनर्स के साथ मेल जोल शुरू किया, आपने वहाँ पे मौज मस्ती करने का कोई प्रोग्राम बनाया, आप उनके करीब चले गए, तो ये एक्टिवेशन स्टेट हो गई। अब जैसे आप उनके करीब जाने लगे या आपकी परफॉर्मेंस की बारी आई, तो ये एक्टिवेशन डाउन होना शुरू होगी, यानी स्टेट वे से वो वापस बैक होना शुरू होगी, या वो ढीलापन शुरू हो गया, लटकना शुरू हो गया कि शहवत तो आपको आई उस वक्त 2, 4, 5 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए, जब आपकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो शहवत रिवर्स होना शुरू होगी, यानी आपका पिनस जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, टेढ़ा होना शुरू हो गया, लटक गया, या उसकी एक्टिवेशन उस तरह नहीं रही, उसकी थ्रो की कैपेसिटी वो नहीं रही। तो ये वो कंडीशन होती है जो हमारा लेमैन समझता है। वो कहता है मेरा नफ्स एक्टिवेट तो होता है, थोड़ी देर के बाद वो पीछे बैक चला जाता है, फिर वो लटक जाता है, फिर वहीं पे मेरा मादा निकल जाता है। तो इसमें हम हार्मोनल प्रोफाइलिंग भी उसकी करवाते हैं, हम उसका पिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, पेल्विक एरिया यानी उसका जो पेल्विक मसल्स होते हैं इसका फिजिकल एग्जामिन भी करते हैं। तो फिर अब हम आते हैं डाइट की तरफ। जब ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं तो फिर हम डाइट में क्या करते हैं। एक आम आदमी जो सुन रहा होगा वो ये सुने कि भाई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, शहवत भी बढ़ेगी, जिसमें ओमेगा 3 एसिड्स होंगे, या आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद को आपने कम रखना है, प्रोटीन, फैट और ओमेगा 3 एसिड के लेवल को आपने अप रखना है। जब ये चीज़ें आप अप लेंगे, ऐसी चीज़ों में जैसे बॉयल एग आ गया, चिकन है, मटन है, बीफ है, फ़िश है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ताज़ा फ्रूट हैं, ये सारे फ्रूट जो खाते हैं आप, फ्रूट खाने के लिए होते हैं, पीने के लिए नहीं। जब आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल भी बढ़ता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, मसल भी ग्रो करते हैं, नर्व एक्टिवेशन भी बढ़ जाती है, और आपके ब्रेन को सिग्नल भी अच्छा जाता है, और आपकी एक्टिवेशन और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। लिहाजा बेस्ट डाइट जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं, ताज़ा फ्रूट्स हैं, बॉयल एग हैं, मटन है, और चिकन और बीफ। ठीक है, आपने बात की प्रोटीन की, तो प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से तो मिल रही होती है, जिन लोगों को नहीं मिलती या वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन, वो क्या उसमें हेल्पफुल होगी? सर अगर सही बात की जाए तो जितने भी आला से आला क्वालिटी के भी जितने भी हम प्रोटीन के जितने भी इसके बूस्टर समझ लें या इसके सप्लीमेंट समझ लें,
इनका वो एफिकेसी रेट नहीं होता जो आपको एनिमल सोर्स से प्रोटीन मिल रही होती है या आपको फ्रूट्स से मिल रही होती है। लेकिन चूँकि ना होने से बेहतर है कि जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो चुकी होती है उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप डाइट से उसको मैनेज करते हैं, लेकिन जो डेफिशिएंसी हो चुकी होती है वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू ही पूरी करनी पड़ती ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट है जिसमें 90% जो आपकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो फेक हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। फिर क्या समझते हैं कि बहुत सारे जिम हजरात वो लोग फिटनेस को बेहतर करने के लिए सप्लीमेंट्स और स्पेशली जो प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है जिसमें ज़्यादातर जनाब वो वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ा सा आपका इस पे इंटेक है। सर आपको इतने महंगे जो है वो प्रोटीन के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही क्या है? आपके मुल्क में हर जगह पे बॉयल आपको जो एग है वो इजीली मिल जाते हैं, उसको आप बॉयल करें, 2 से 4 एग विद योग लें। उसमें जो लोगों को एक गलत कॉन्सेप्ट दिया गया कि सिर्फ आपने वाइट एग ही लेना है, उबले हुए अंडे की सफ़ेदी ही खानी है क्योंकि यही आपके मसल को बिल्ड करती है। हालांकि अंडा आपने पूरा खाना, विद योग खाना। जब आप विद योग उसको लेते हैं, जर्दी समेत उबला हुआ अंडा खाते हैं, तो उसमें आपको अच्छे मिनरल्स भी मिलते हैं और उसके अंदर एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, मसल पावर के लिए, नर्व एक्टिविटी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह आप अगर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, अखरोट्स का, नट्स का, पीनट्स का, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इतने महंगे सप्लीमेंट लें जिसका एफिकेसी रेट 25% से ऊपर नहीं होता। ये बिल्कुल आपने ये कहा कि जितनी भी जगह पे आपको ये फिटनेस या डिफरेंट जगह पे ये दिए जाते हैं तो वो बेसिकली एक दुकानदारी होती है, वो बंदे की फ़िटनेस को तो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। आर्टिफिशियल तरीके से आपके मसल को बिल्ड किया जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़ते हैं वो मसल आपका लटकना शुरू हो जाता है। एक टर्म है जिसको मैन ओ पाज या एंड्रोपॉज कहते हैं, नॉर्मली इस पे बात नहीं की जाती, तो कैन यू एक्सप्लेन कि मर्दों में जब ये स्टेज आती है तो उसके बाद क्या जो सेक्सुअल डिज़ायर है या जो अर्ज है वो ख़त्म हो जाती है? जैसे हम औरतों में बात करें तो मीनोपॉज लोग कहते हैं कि जी उनके पीरियड्स ख़त्म हो गए, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी तरह लोग जो है ना वो मर्दों में कहते हैं कि एंडोपॉज हो गया, यानी इसके को स्पर्म वगैरह बनना बंद हो गया। हालांकि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द के अंदर हमेशा ये कैपेबिलिटी रहती है, हमेशा इस तरह की कंडीशन उसके अंदर होती है कि वो सेक्सुअली परफॉर्म भी कर सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है। मर्द की आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई जिसमें यह लिखा गया हो कि इंटरनेशनली कि फ़लाँ एज पे जाके मर्द के अंदर स्पर्म की एक्टिवेशन कम होगी या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। औरत के अंदर तो ये चीज़ पाई जाती है। मर्द के तो हमने 70-80 साल लोगों को भी देखा है कि उन्होंने औरतों को प्रेग्नेंट किया, तो लिहाजा ये बात तो बिल्कुल गलत है। अब हम इस पर यह बात की जा सकती है कि अगर उसकी एक्टिवेशन प्रॉपर नहीं है तो इसका तरीका क्या है। इसका सर्जिकल वे भी हमारे पास मौजूद है, डिवाइसेस भी मौजूद हैं। आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर करने के लिए मेडिकेशन भी की जा सकती है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी मौजूद है, औरल मेडिकेशन भी मौजूद है और आपकी डिवाइसें भी मौजूद हैं और सर्जिकल डिवाइस भी मौजूद होती है जो आपको इम्प्लांट के ज़रिए लगा दी जाती है। ठीक है, सिगरेट और एक्सरसाइज सेक्सुअल हेल्थ दोनों बेहतर भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी दें। सिगरेट तो कभी भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर नहीं कर सकती, क्योंकि आप सिगरेट की डब्बी लें, उसके ऊपर हमने नीचे वो लिखा होता है कि ये गैंग्रीन काज करती है। गैंग्रीन बेसिकली क्या होती है कि जो भी आपका जो हिस्सा दिल से जितना ज़्यादा दूर होता है वहाँ पे उतनी खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के थ्रू आपके पल्मोनरी सिस्टम की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ये हमारे ब्लड में शामिल आरबीसी के थ्रू होती है, फेफड़ों में जाके। तो जब आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो स्मोकिंग के ज़रिए ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, आपके क्लॉट भी हो सकते हैं और आपकी पेरिफेरल नैरोपैथी भी हो सकती है, डायबिटिक नैरोपैथी भी हो सकती है और सिंपल नैरोपैथी भी हो सकती है। नैरोपैथी जब आपको हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर 50 से 70% रोल ही ब्लड सर्कुलेशन का है। 30% फिर हम ये कहते हैं कि आपको जो है वो फिज़िकल या आपको मेंटल स्ट्रेस से निकलना है। तो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और स्मोकिंग दोनों इकट्ठी करते हैं, दोनों साथ नहीं चल सकती। स्मोकिंग को तर्क करना पड़ेगा, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। फिज़िकल एक्टिविटी जितनी बढ़ती जाएगी आपकी सेक्सुअल पावर उतनी बढ़ती जाएगी। एक सवाल है, पोर्न की वजह से क्या ख़राब हो रहा है, क्या समझते हैं? मेडिकली ठीक है? आप ये पोर्न समझते हैं कि जिस तरह की भी आप उसको थ्रू आइज़ देखते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी देखते हैं, या किसी भी तरह की आप उसको मूवी फॉर्म में देखते हैं या आप उसको पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को तो डिस्टर्ब करती हैं और साथ में आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डेफिशिएंसी को भी बरकरार रखती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एक चीज़ जो है वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं,
एक चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर रहे, जस्ट आप देख रहे हैं, देख के आप माइंड बना रहे हैं, उस माइंड को उस तरह से जो है वो आप उसको चला नहीं रहे, या उसकी माइंड के मुताबिक जो है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये इसका नुकसान होता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी होता है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, मेडिकल स्पेशलिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद थे आज के इस पॉडकास्ट में। इन सारे जो मौजू पे, सारे मुद्दे पे हमने बात की, और नॉर्मली जो इंडिया पाकिस्तान रीजन में ये जो मसाइल हैं, इनफर्टिलिटी, साथ सेक्सुअल डिज़ायर का जो कम हो जाना, और फिर साथ साथ जो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट बीमारियां हैं, उन पे हमने बात की। और आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम पर लाए हैं। अपने दोस्त, अपने होस्ट आज डॉक्टर हमारा को आज के इस पॉडकास्ट में इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने